तो एक क्वेश्चन करते हैं। एन अर्न है ना, अर्न क्या हुआ, बेसिकली वेसल हो गया कोई। एन अर्न कंटेन्स 2 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। 2 वाइट हैं इसमें और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इफ इट इज वाइट इट इज नॉट रिप्लेस्ड इनटू द अर्न। अदरवाइज क्या हुआ, मतलब यदि ब्लैक बॉल निकली तो अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड अलॉन्ग विद अनदर बॉल ऑफ द सेम कलर। कहने का मतलब ये कि यदि ब्लैक बॉल को निकाला तो हमने 2 ब्लैक बॉल्स वापस से डाल दी, है ना, उस बॉल को तो डाला ही, एक और ब्लैक बॉल डाल दी। एज द प्रोसेस इज रिपीटेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ठीक है, तो एक एक करके, है ना, 3 बार अपन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसका ट्री डायग्राम बना लेते हैं। पहली बार निकाला अपन ने, है ना, व्हाइट बॉल ड्रॉ हो सकती है, ब्लैक बॉल ड्रॉ हो सकती है। व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, शुरू में 1/2 है ना, 2 व्हाइट हैं 2 ब्लैक हैं। तो ये तो हो गया, पहली बार ड्रॉ किया। अब दूसरी बार ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बार ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट भी ड्रॉ हो सकती है और ब्लैक भी ड्रॉ हो सकती है। अच्छा, जब अपन ने पहली बार में व्हाइट ड्रॉ किया था तो अपन ने रिप्लेस तो किया नहीं, ठीक है, तो इस वाले ड्रॉल के लिए 1 व्हाइट और 2 ब्लैक रह गई। तो व्हाइट ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, और ब्लैक ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, यदि हमने ब्लैक ड्रॉ किया उसके बाद भी हम व्हाइट भी ड्रॉ हो सकती है, ब्लैक भी ड्रॉ हो सकती है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि हम ब्लैक ड्रॉ करते हैं तो हम उस ब्लैक के साथ में 1 ब्लैक बॉल और डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ बॉल्स जो है बढ़ जाएंगी, 2 ब्लैक की जगह 3 ब्लैक हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 5 हो गई इस वाले केस में। तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सेकंड बॉल ड्रॉ कर ली। ये 2 व्हाइट 2 ब्लैक है ना, कहीं और लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 व्हाइट 2 ब्लैक। अच्छा, अब क्या अपन थर्ड टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, और थर्ड टाइम क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। तो थर्ड टाइम में व्हाइट बॉल ड्रॉ करने वाला जो इंस्टेंस है ना, उसको अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको किस में इंटरेस्ट है कि थर्ड बॉल ड्रॉन जो है वो ब्लैक हो। तो इस केस में ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार व्हाइट बॉल ड्रॉ कर ही चुके हैं तो केवल ब्लैक बॉल ही बच गई। ठीक है, व्हाइट बॉल्स तो खत्म हो गई क्योंकि अपन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं व्हाइट बॉल को। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 1 हो गई ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस वाले केस में ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि बॉक्स में हम बनाए हैं कि कितनी व्हाइट कितनी ब्लैक बची हुई है यहाँ पे, तो 1 व्हाइट निकाल ली है अपन ने, है ना, यहाँ पे तो 1 व्हाइट बची हुई है, और सेकेंड टाइम हमने ब्लैक निकाला था तो ब्लैक जो है वो 1 बढ़ करके 3 हो गई। ठीक है, तो अब ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इस वाले केस में ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है तो पहली बार जब हमने ब्लैक ड्रॉ किया तो ब्लैक जो है वो 3 बॉल हो गई, है ना, 1 ब्लैक एक्स्ट्रा हो गई, और फिर 1 व्हाइट हमने इस वाले केस में ड्रॉ किया। तो यहाँ पे 1 व्हाइट और 3 ब्लैक इस केस में भी है, और ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 हो जाएगी। और इस वाले केस में ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 बार ब्लैक बॉल ड्रॉ कर चुके हैं, इसका मतलब ब्लैक बॉल्स की संख्या जो है 2 से बढ़ गई। तो यहाँ पे 2 व्हाइट और बेसिकली 4 ब्लैक हैं जब अपन ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है। अच्छा, अब अपने से ये पूछा है कि थर्ड अटेम्प्ट में बॉल ड्रॉ जो है वो ब्लैक हो, तो इन चारों ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी को अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, है ना, ये सबसे ऊपर वाली ब्रांच है ना, मैं सीधा ही लिख देता हूँ 1/6, है ना, 1/2 इंटू 1/3। अच्छा, इस वाले केस में 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये वाली ब्रांच, तीसरी वाली ब्रांच, है ना, 1/2 इंटू 2/5 इंटू 3/4, ये कितना हो जाता है, ये 3/20 हो जाता है। और इसी तरह से, है ना, चौथा जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाता है। चारों को ऐड करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, 23/30। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपीज मतलब, है ना, कहीं से चीटिंग करके, है ना, कॉपी कर लिया कहीं का किसी दूसरे का आंसर,
or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. Probability that he copies is 1/6. बाकी जो बची हुई probability है ना, वो क्या हो गई कि he knows the answer. तो the probability that he knows the answer ये निकाल लेते हैं. Probability PK कर देते हैं इसको, है ना, probability knows the answer. ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गैस करने की probability 1/3 माइनस 1/6. 1/6 क्या है कि उसने कॉपी की, मतलब चीटिंग की. तो ये कितना आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है. ठीक. अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड, है ना, वो दे रखा है अपने को. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्स इट. ठीक है, तो उसने करेक्टली आंसर किया, उसका कॉज पूछा है ना, उसके कॉज की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, बेस थ्योरम लगेगा इसमें. तो उसके पास में आंसर करने के, है ना, वो 3 तरह से आंसर करता है. एक तो या तो उसको आंसर मालूम हो, या फिर कॉपी करता है, और या फिर उसने गैस किया, है ना, उसको आंसर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, वो कॉपी करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और गैस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी. अच्छा, अब अपने को क्या देखा है कि उसने करेक्ट आंसर किया. तो इन तीनों केस में जो करेक्ट आंसर उसने किया उसी की प्रोबेबिलिटी में अपने को इंटरेस्ट है. तो इनकरेक्ट आंसर वाला ब्रांच अपन नहीं बना रहे हैं. ठीक है, तो यदि तो उसको आंसर आता है तब तो वो करेक्ट सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है, क्योंकि उसको आंसर आता ही है. अच्छा, यदि उसने कॉपी किया, कॉपी करके करेक्ट आंसर करने, यहाँ ये सी कॉपी है और ये करेक्ट आंसर वाला सी है. ठीक है, कॉपी करके करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें कितनी दे रखी है, 1/8 दे रखी है, 1/8. और गैस करके करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, 4 चॉइसेस हैं, तो गैस करेगा तो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर करेक्ट होगा, है ना, प्योर गैस किया उसने. अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा that he knew the answer to the question given that he correctly answers it. तो बेस थ्योरम के फॉर्म में यदि इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर गिवन दैट करेक्ट आंसर इज गिवन, है ना, करेक्ट आंसर इज गिवन, या ही आंसर्स करेक्टली. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा. तो अगेन ऐसे केस में अपन क्या करते आए हैं कि वो करेक्टली आंसर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अपन नीचे लिखते हैं. तो करेक्टली जो है आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इन तीनों ब्रांचेस का जो सम है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है ना, ये हो गया. और न्यूमरेटर में अपन क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, उस ब्रांच के करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जिस ब्रांच में उसको आंसर आता था, है ना. ही न्यू द आंसर, तो न्यू द आंसर वाली ब्रांच कौन सी है, ये वाली ब्रांच है, दिख रहा है. तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. जो बेस थ्योरम का जो फॉर्मुलेशन है वो एग्जैक्टली यही है. ठीक है, बट इसको विजुअली देखना ज़्यादा इजी है, इसीलिए, है ना, शुरू में जब अपन बेस थ्योरम करते थे तो मैं फॉर्मूला लिखता था उसका, बट पर अब जो है ना, लास्ट कुछ एग्जांपल से इसको इस तरह से विजुअली अपन कर रहे हैं. एंड ये आप देख सकते हैं कि ईजियर भी है, आप उसको चाहे तो, है ना, वो बेस थ्योरम वाले फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है. ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो गया, डिनोमिनेटर यदि अपन लिखें तो ये हो गया 1/2 × 1, है ना, पहली ब्रांच, प्लस 1/6 × 1/8 दूसरी ब्रांच, प्लस 1/3 × 1/4, 1/3 × 1/4 तीसरी ब्रांच. और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1/2 × 1, है ना, ऊपर वाली ब्रांच. तो ये जो है वो कितना आ जाता है, पी के गिवन करेक्ट आंसर. ठीक है, ये पूछा आपने से, ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 24/29. ठीक है, तो ये आपका आंसर.